डीएनए मित्रों, आज सबसे पहले हम दुनिया के सामने सबसे बड़े खतरे का विश्लेषण करेंगे। ऐसे समय में जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को रोकना दुनिया के लिए मुश्किल हो रहा है, तब एक नए विश्व युद्ध की आहट सुनाई दे रही है। आज आपको पता चलेगा अब से ठीक 72 घंटे बाद कैसे दुनिया एक नए विश्व युद्ध की चिंगारी देखने जा रही है। आज आप जानेंगे रूस और चीन ने कैसे ईरान के लिए अपने अपने हथियार उतार दिए हैं। आज आपको समझना चाहिए कि तीसरे विश्व युद्ध के दो गुट कौन कौन से होंगे और इनमें किसका पलड़ा भारी होगा। ट्रंप ने कहा था वेनेजुएला के बाद खलीफा यानी ईरान का नंबर है। इसी ईरान को लेकर दुनिया के एक हिस्से में किस तरह लामबंदी की जा रही है, सबसे पहले आपको ये गौर से देखना और समझना चाहिए। अब से ठीक 3 दिन बाद यानी 9 जनवरी से दक्षिण अफ्रीका में अमेरिका विरोधी खेमा एक बड़ा नौसैनिक युद्धाभ्यास करने जा रहा है। इस नौसैनिक युद्धाभ्यास में ईरान समेत चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया और इथियोपिया हिस्सा ले रहे हैं। यानी इस वॉर एक्सरसाइज में शामिल सभी देश ब्रिक्स गठबंधन का हिस्सा हैं। 9 से 16 जनवरी तक चलने वाली इस मिलिट्री एक्सरसाइज में सभी देशों ने अपने जहाज भेजे हैं, लेकिन ईरान ने अपनी नेवी के 2 बेड़े भेजे हैं। ईरान ने 2 लंबे चौड़े बेड़े भेजकर यह साफ कर दिया कि वो ट्रंप की चेतावनी को गंभीरता से ले रहा है और इस चेतावनी से निपटने के लिए फौजी तैयारी भी कर रहा है। लेकिन इस मिलिट्री एक्सरसाइज के आकार से ज्यादा ध्यान खींच रहा है युद्धाभ्यास का मोटो यानी ध्येय वाक्य। दक्षिण अफ्रीका में हो रहे इस सैन्य अभ्यास का मोटो है इंजरी टू वन इज इंजरी टू ऑल। इस वाक्य का मतलब है कि किसी भी एक सहयोगी देश को दिया गया जख्म पूरे गुट का जख्म माना जाएगा। यानी बहुत हद तक ट्रंप को यह संदेश दिया जा रहा है कि जिस तरह अमेरिका और यूरोपीय देशों ने नाटो का सामरिक गठबंधन बनाया, ठीक उसी तर्ज पर पश्चिमी विरोधी देश भी अपना सैन्य गठबंधन खड़ा कर सकते हैं। अफ्रीका, एशिया और मध्य एशिया के इस प्रस्तावित नाटो की शक्ल और दायरा कैसा हो सकता है, इस मुद्दे से जुड़ी जानकारी भी हम आपको देंगे। उससे पहले आपको दक्षिण अफ्रीका में होने वाले युद्धाभ्यास के ध्येय वाक्य यानी मोटो का इतिहास देखना चाहिए, ताकि आपको पता चल सके कि आखिर क्यों युद्धाभ्यास के लिए इस वाक्य को चुना गया। 19वीं सदी की शुरुआत में मजदूर यूनियन और मजदूर अधिकारों की बात करने वाले गुटों ने इस नारे को अपनाया था। यह नारा शोषण करने वाले मालिकों के खिलाफ मजदूरों की लड़ाई का प्रतीक बन गया था। आज भी जब जब मजदूर अधिकारों की बात होती है तो प्रदर्शनों में यह नारा सुनाई देता है। इस ध्येय वाक्य को अपनाकर अमेरिका और पश्चिम विरोधी खेमे ने यह संदेश दिया कि ताकत के बलबूते छोटे देशों को डराना धमकाना ठीक उसी तरीके का शोषण है जो किसी समय में मालिक या उद्योगपति मजदूरों का किया करते थे। यानी एक तरीके से इस गठबंधन ने खुद को न्याय का समर्थक और इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ने वाले की तरह पेश किया है। अब लौटते हैं उस मुद्दे पर जो तीसरे विश्व युद्ध की आशंका को हवा दे रहा है, यानी अमेरिका के विरोध में ब्रिक्स सदस्यों का सामरिक गठबंधन। हालांकि ब्रिक्स हमेशा से खुद को एक राजनीतिक और आर्थिक गुट कहता रहा है, लेकिन पिछली कुछ बैठकों में ब्रिक्स सदस्यों के बीच सामरिक सहयोग पर लगातार जोर दिया गया। अब हम आपको ब्रिक्स सदस्यों के इसी सामरिक सहयोग की जानकारी देने जा रहे हैं। डीएनए मित्रों, ब्रिक्स सदस्यों ने साझा युद्धाभ्यास की तादाद बढ़ाई है। दक्षिण अफ्रीका में होने वाला युद्धाभ्यास भी इसी सहमति का एक हिस्सा है। इसके साथ साथ रूस में ब्रिक्स सदस्य एक बहुसदस्यीय मिलिट्री ड्रिल करते हैं जिसे ज़ेपेट कहा जाता है। भारत और रूस जैसे सदस्य कुछ बायलैटरल यानी द्विपक्षीय सैन्य ड्रिल भी करते हैं। ब्रिक्स सदस्यों के सामरिक बर्ताव में इसी बदलाव की वजह से माना जा रहा है कि दुनिया में बढ़ती अमेरिकी दादागिरी के खिलाफ ब्रिक्स भी नाटो जैसा सैन्य गठबंधन बना सकता है। अगर यह गठबंधन बना तो इसकी ताकत कितनी होगी, अब हम आपको इसकी एक झलक दिखाने जा रहे हैं। चूंकि भारत हमेशा गुटनिरपेक्ष रहा है, तो हमने इस आकलन में भारत की सैन्य शक्ति को शामिल नहीं किया है। ब्रिक्स के सिर्फ 3 सदस्य यानी रूस, चीन और ईरान मिलकर दुनिया की 50% मिसाइल पावर पर अधिकार रखते हैं। अकेले रूस और चीन के पास 6000 परमाणु हथियार हैं, जबकि नाटो गठबंधन के पास तकरीबन 4300 परमाणु हथियार हैं। अगर सैनिकों की तादाद की बात की जाए तो भारत के बिना भी ब्रिक्स सदस्यों के पास दुनिया के 26% सैनिक हैं। अगर नाटो को इसी कसौटी पर कसा जाए तो यह आंकड़ा होता है करीबन 13%, यानी ब्रिक्स सदस्यों के मुकाबले आधा। वायुसेना की बात की जाए तो ब्रिक्स गठबंधन के पास दुनिया के 26% फाइटर जेट हैं, जबकि नाटो के पास तकरीबन 30% फाइटर जेट ही हैं।
हमने बहुत आसान भाषा में इस आकलन को तैयार किया ताकि आप ताकत के इस तराजू पर ब्रिक्स और नेटो को आसानी से तौल पाए। ये आंकड़े बताते हैं कि अगर ब्रिक्स ने अपना सामरिक गठबंधन बनाया तो आधी दुनिया से नेटो का प्रभाव शून्य हो जाएगा और ब्रिक्स के गठबंधन के आगे नेटो कमजोर ही साबित होगा। ब्रिक्स की किसी भी मीटिंग में या किसी भी एजेंडा में कभी भी कोई नया सैन्य गुट खड़ा करने की बात नहीं कही गई थी, लेकिन जिस तरह ट्रंप ने पारंपरिक प्रतिद्वंदी चीन के खिलाफ सख्त कदम उठाए, गुटनिरपेक्ष भारत पर बेवजह सख्त टैरिफ लगाया और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति को अपमानित किया, इस सब के बाद अगर ब्रिक्स का सैन्य गठबंधन बना तो उसकी वजह खुद डोनाल्ड ट्रंप ही होंगे। ट्रंप ने वेनेजुएला के निकोलस मादुरो को जिस तरह किडनैप करवाया, उसने ब्रिक्स सदस्यों को यह क्लियर कट मैसेज दे दिया है कि ट्रंप के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियम कायदे मायने नहीं रखते। वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं और किसी के भी खिलाफ कर सकते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन ने एक बार कहा था, जब अत्याचार को कानून की परिभाषा दे दी जाए तो उसका विरोध करना कर्तव्य बन जाता है। यह कथन आज ट्रंप पर बिल्कुल फिट बैठता है। अपनी मनमानी को पूरा करने के लिए ट्रंप किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। इसी वजह से ट्रंप के विरोध में पूरी दुनिया में अब आवाज उठने लगी। जिस वक्त ब्रिक्स देश ट्रंप की शक्ति को जवाब देने के लिए सैन्य तैयारी कर रहे हैं, उसी वक्त वेनेजुएला से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सबको चौंका दिया है। इस खबर की बुनियाद में है वेनेजुएला में मादुरो की बड़ी आलोचक और नोबेल पुरस्कार विजेता मारिया कोरिना। एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान मारिया ने कहा कि वो ट्रंप को नोबेल पुरस्कार मिलते देखना चाहती हैं। मारिया ने कहा कि ट्रंप ने जो कहा वो करके दिखाया है। ट्रंप ने एक अत्याचारी के चंगुल से वेनेजुएला को निकाला है, इसी वजह से उन्हें नोबेल पुरस्कार मिलना ही चाहिए। हैरान करने वाली बात है ना, जिन ट्रंप ने रातों रात वेनेजुएला पर बम बरसा दिए, जिन ट्रंप ने गैर कानूनी तरीके से वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अगवा कर लिया, उनके लिए वेनेजुएला की नोबेल पुरस्कार विजेता नोबेल पीस प्राइज मांग रही है। यहां आपको जानना चाहिए कि मारिया को नोबेल पुरस्कार लोकतांत्रिक हितों के लिए, संघर्ष के लिए मिला था। अब मारिया लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने की कोशिश करते ट्रंप के लिए नोबेल की हिमायत कर रही है। आपको याद होगा 3 जनवरी को, यानी जिस दिन अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया था, तब हमने आपको इस हमले का एक विश्लेषण दिखाया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि ट्रंप की कार्रवाई कोई बहादुरी नहीं है, बल्कि वेनेजुएला की सेना और सिस्टम के साथ एक सहमति या यूं कहें फिक्सिंग है। लोकतंत्र की कथित वकालत करने वाली मारिया कोरिना ने आज इस फिक्सिंग से जुड़ा एक और सबूत पेश कर दिया। डीएनए मित्रों, एक तरफ ईरान अपने मित्र देश के साथ शक्ति प्रदर्शन के जरिए अमेरिका को चुनौती दे रहा है, दूसरी तरफ वो घर में विद्रोह से निपटने की तैयारी भी कर रहा है। ईरान में अब तक के सबसे बड़े विद्रोह से परेशान खलीफा की हुकूमत लोगों को चुप कराने के लिए साम, दाम, दंड, भेद का इस्तेमाल कर रही है। साम यानी समझौते की कोशिश विफल हो गई, भेद यानी फूट डालना भी काम नहीं आया, दंड देने के बावजूद लोग बगावत से पीछे नहीं हट रहे हैं। ऐसे में अब ईरान के लोगों को दाम यानी धन का लालच दिया जा रहा है। ईरान के लोगों के लिए खामनेई का ऑफर क्या है? क्या इस ऑफर से लोगों का विद्रोह शांत हो जाएगा? क्या विद्रोह दबाने की खलीफा की आखिरी कोशिश है? इन सवालों को डिकोड करने से पहले आपको ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शन का ताज़ा अपडेट पता होना चाहिए। ईरान में आज लगातार 10वें दिन भी प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन का दायरा लगातार बढ़ रहा है और अब ईरान के 31 में से 26 राज्यों में इस्लामिक सत्ता के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बगावत में अब तक कम से कम 35 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें 4 बच्चे भी शामिल हैं। प्रदर्शन को काबू में करने के लिए ईरान के सुरक्षा बलों ने 1200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया, लेकिन इसके बावजूद लोगों का सड़कों पर उतरना लगातार जारी है। लोगों में नाराजगी इस कदर है कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC के जवान भी उनके गुस्से से नहीं बचे। IRGC के कई कैंप पर लोगों ने हमला कर दिया। लोग एक तरफ सड़कों पर खामनेई के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी की वापसी की मांग भी कर रहे हैं। डीएनए मित्रों, खामनेई इन प्रदर्शनकारियों को दंगाई बताकर इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश दे चुके हैं। यही वजह है कि पिछले 2 दिन में प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई। ईरान के इलम शहर में प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करने के लिए सुरक्षा बल के जवान अस्पताल में घुस गए। जो लोग वहां इलाज कर रहे थे उन्हें पकड़ने के लिए सुरक्षा बलों ने पूरी ताकत लगा दी। हालांकि इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने जवानों का विरोध किया। झड़प के दौरान जवानों ने फायरिंग की और आंसू गैस के गोले छोड़े। डीएनए मित्रों, अब आपको खलीफा के उस प्लान के बारे में भी जानना चाहिए जिसके सहारे वो विरोध प्रदर्शन शांत करने की कोशिश में लगे हुए।
विरोध में कोई कमी नहीं आने के बीच ईरान सरकार ने फैसला लिया है कि हर नागरिक को 10 लाख तोमान दिया जाएगा, यानी ईरान के हर नागरिक को 1 करोड़ रियाल दिया जाएगा। ईरान के करीब 8 करोड़ लोगों को अगले 4 महीने तक यह रकम मिलेगी। ईरान की सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि हर साल आयात पर सब्सिडी के लिए जो 10 अरब डॉलर खर्च किए जाते थे, वो पैसा सीधे लोगों के खाते में जाएगा। हालांकि अमेरिकी डॉलर में कहें तो यह रकम सिर्फ $7 है और भारतीय मुद्रा में केवल 630 रुपए है। सोचिए, जिन प्रदर्शनकारियों को खामनेई दंगई कह रहे थे, जिनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश दे दिए थे, अब उनके प्रदर्शन से परेशान होकर वो आर्थिक पैकेज का ऐलान कर रहे हैं। 36 साल पुरानी सत्ता जाने का डर इस कदर हावी है कि उन्हें अपना खजाना खोलना पड़ा है। अब पैसे के दम पर वो सड़कों पर उतरे लोगों को शांत कराना चाहते हैं। लेकिन डीएनए मित्रों, ये सरकारी पैसा ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। कहने को तो ईरान की सरकार 1 करोड़ रियाल दे रही है, लेकिन ईरान की मुद्रा का भाव इस कदर गिर गया है कि इससे बहुत कम सामान खरीदा जा सकता है। इतने पैसे से सिर्फ 100 अंडे या 1 किलो मांस ही खरीदा जा सकता है। एक अनुमान के मुताबिक ईरान के लोगों को गुजर बसर करने के लिए हर महीने कम से कम $200 की जरूरत पड़ती है, जबकि सरकार सिर्फ $7 दे रही है। यानी ये रकम लोगों की आर्थिक मुश्किलों को कम करने के लिहाज से बहुत ही कम है। लेकिन इसके बावजूद खामनेई को उम्मीद है कि पैसा बांटने से लोगों का गुस्सा कुछ हद तक शांत होगा। ईरान छोड़ने की तैयारी कर चुके खलीफा अपने इस प्लान को एक मौका देना चाहते हैं। मित्रों, अब तक ईरान की सरकार अपने खिलाफ उठी मांगों को कुचलने के लिए जानी जाती थी। सड़कों पर उतरने वाले लोगों की वो कोई परवाह नहीं करती थी। लेकिन इस बार प्रदर्शनकारियों को दंगाई और इस्लाम विरोधी बताने के बावजूद खामनेई उन्हें शांत करने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। आर्थिक पैकेज के ऐलान से पहले ईरान की सरकार ने सेंट्रल बैंक के गवर्नर को भी हटाया था। साथ ही करेंसी एक्सचेंज पॉलिसी में भी सुधार किया है। लेकिन महंगाई को लेकर शुरू हुआ ईरान के लोगों का यह प्रदर्शन अब आर्थिक से ज्यादा राजनीतिक हो चुका है। प्रदर्शनकारियों को लग रहा है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। उन्हें खामनेई की सरकार की कमजोरी साफ दिखाई दे रही है। यही वजह है कि प्रदर्शन कम होने के बदले लगातार तेज होते जा रहे हैं। डीएनए मित्रों, खामनेई अपने घर में फैल रही बगावत की आग को डॉलर के जरिए बुझाना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका और इजराइल इस आग को और भड़कते हुए देखना चाहते हैं। ट्रंप के साथ साथ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी साफ कर दिया कि वो ईरान के लोगों के साथ पूरी एकजुटता के साथ खड़े। डीएनए मित्रों, ईरान में जारी प्रदर्शन को लेकर नेतन्याहू का यह पहला बयान है। उन्होंने साफ कर दिया कि ईरान के लोगों के साथ इजराइल मजबूती के साथ खड़ा है। नेतन्याहू का बयान सुनते ही ईरान की तरफ से तुरंत जवाब भी आ गया। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि इजराइल के प्रधानमंत्री के साथ साथ कुछ अमेरिकी अधिकारियों की कार्रवाई या बयान हिंसा, आतंकवाद और हत्याओं को बढ़ावा देते हैं। डीएनए मित्रों, इजराइल वो देश है जिसके साथ पिछले साल जून में ईरान की 12 दिन तक लड़ाई हुई थी। ईरान में लोगों के विद्रोह के बीच अगर इजराइल ने कोई कदम उठाया तो खामनेई की मुश्किलें बढ़नी तय हैं। वो 3 तरफ से घिर चुके हैं। एक तरफ देश में विद्रोह थमने का नाम नहीं ले रहा, दूसरी तरफ इजराइल विद्रोहियों के साथ एकजुटता जता रहा है। वहीं अमेरिका ने भी चेतावनी दे रखी है कि अगर ईरान ने प्रदर्शनकारियों पर जुल्म किए तो वो दखल देगा। इस सब के बीच मिडिल ईस्ट में अमेरिका की सैन्य गतिविधियों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। यह पिछले साल जून में अमेरिकी हमले से पहले की तरह ही है। ऐसे में 3 मोर्चों पर घिरे खामनेई के लिए इस बार अपनी सत्ता बचाना सबसे बड़ी चुनौती बन गया। यही वजह है कि इस बार वो लोगों को पैसा देकर चुप कराना चाहते हैं और रूस, चीन जैसे ताकतवर देशों के साथ सैन्य गुट बनाकर अमेरिका का मुकाबला करना चाहते हैं। डीएनए मित्रों, खामनेई ट्रंप की धमकियों का जवाब तेहरान में बैठकर दे रहे हैं और निकोलस मादुरो अमेरिका की अदालत में खड़े होकर ट्रंप को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। दरअसल अमेरिका अपनी न्याय प्रणाली को सबसे निष्पक्ष बताता है। अब उसी का सहारा लेकर मादुरो अमेरिका में खुद को बेगुनाह साबित करने में लग गए। गिरफ्तारी के बाद मादुरो को पहली बार न्यूयॉर्क के फेडरल कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्होंने खुद पर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया। कोर्ट में पेशी के दौरान क्या क्या हुआ, मादुरो की तरफ से केस लड़ने वाला वकील कौन है, इससे पहले आपको जानना चाहिए कि मादुरो पर क्या क्या आरोप लगाए गए। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने मादुरो पर मुख्य रूप से नार्को टेररिज्म, कोकीन की तस्करी, अवैध हथियार रखने और साजिशों के गंभीर आरोप लगाए। ये आरोप पहली बार 2020 में लगाए गए थे।
इन आरोपों को लेकर मादुरो पर $50 मिलियन यानी लगभग 450 करोड़ रुपए का इनाम रखा गया था। डीएनए मित्रों, मादुरो को लेकर एक हेलीकॉप्टर अदालत के पास बने हेलीपैड पर उतरा। हेलीकॉप्टर से बाहर आते ही उन्हें तुरंत एक वैन में बैठाया गया और वहां से सीधे अदालत ले जाया गया। सुनवाई के दौरान मादुरो और उनकी पत्नी एक साथ थे। दोनों ने हेडफोन लगाए थे ताकि अदालत में कही जा रही बातों को अपनी भाषा में समझ सकें। जज ने दोनों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को पढ़कर सुनाया। इसके बाद मादुरो ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया। मादुरो ने स्पेनिश भाषा में दावा किया उनका अपहरण किया गया है और वो अभी भी वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं। उन्होंने कोर्ट में अपने खिलाफ लगे ड्रग्स और हथियार तस्करी से जुड़े सभी आरोपों से इनकार कर दिया। मादुरो ने यह भी कहा कि वो निर्दोष और एक सभ्य इंसान है। जज ने मादुरो को बीच में टोकते हुए कहा कि बेगुनाही साबित करने के लिए समय और जगह तय की जाएगी। मादुरो की पत्नी ने भी खुद को वेनेजुएला की प्रथम महिला बताया और सभी आरोपों से इनकार किया। कुल मिलाकर 40 मिनट तक अदालत की कार्यवाही चली। अब इस मामले में अगली सुनवाई 17 मार्च को होगी, यानी 2 महीने से भी ज्यादा समय तक मादुरो को धरती का नर्क कही जाने वाली ब्रुकलिन जेल में रहना पड़ेगा। डीएनए मित्रों, मादुरो के खिलाफ सुनवाई के दौरान अदालत के बाहर सैकड़ों लोग जमा थे। कुछ लोग अमेरिका की कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे तो दूसरी ओर मादुरो विरोधी भी वहां पर मौजूद थे। अब आपको मादुरो के वकील के बारे में ध्यान से सुनना चाहिए। अमेरिका में मादुरो के केस की पैरवी वही वकील कर रहे हैं जिन्होंने विकीलीक्स संस्थापक जूलियन असांजे को अमेरिका के कानूनी शिकंजे से छुड़ाया था। वॉशिंगटन स्थित प्रतिष्ठित वकील बैरी जे पोलक अब मादुरो के मुख्य वकील हैं। पोलक को राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय कानून का विशेषज्ञ माना जाता है। उनका कानूनी करियर 3 दशक से ज्यादा लंबा है। उन्होंने कई कॉर्पोरेट दिग्गजों, राजनेताओं और विवादित अंतर्राष्ट्रीय आरोपियों का सफल बचाव किया है। जूलियन असांजे को अमेरिका ने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी गोपनीय जानकारी लीक करने का आरोपी बनाया था, लेकिन पोलक की रणनीति से अमेरिकी न्याय विभाग को झुकना पड़ा। इस जीत ने पोलक को पूरी दुनिया में अमेरिका को चुनौती देने वाला वकील बना दिया था। विशेषज्ञों का मानना है कि पोलक मादुरो के मामले में अपहरण और आरोपों को लेकर जोरदार बहस करेंगे। डीएनए मित्रों, निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी अमेरिका में कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं वेनेजुएला में मादुरो के बेटे ने ट्रंप के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। राष्ट्रपति के रूप में निकोलस मादुरो की करीबी डेल्सी रोड्रिगेज के सत्ता संभालने के बाद मादुरो के बेटे ने ट्रंप के खिलाफ हुंकार भरी है। मादुरो के बेटे मादुरो गुएरा ने अमेरिकी कार्रवाई को वेनेजुएला की संप्रभुता का सीधा उल्लंघन बताते हुए दुनिया को चेतावनी दी। डीएनए मित्रों, मादुरो प्रिंस के नाम से जाने जाते हैं। 35 साल के गुएरा निकोलस मादुरो और उनकी पहली पत्नी के इकलौते वो बेटे हैं। काफी कम उम्र से वो सार्वजनिक जीवन में सक्रिय हैं। 2017 में ट्रंप को धमकी देने की वजह से वो सुर्खियों में आए थे। उस समय उन्होंने ट्रंप को व्हाइट हाउस पर कब्जा करने की धमकी दी थी। माना जा रहा है मादुरो के बेटे भविष्य में वेनेजुएला के राष्ट्रपति बन सकते हैं। मादुरो के बेटे ने जहां दुनिया को अमेरिकी साम्राज्यवाद के बारे में आगाह किया, वहीं उन्होंने अपने पिता की गिरफ्तारी के पीछे गद्दारी का भी संकेत दिया। मादुरो के बेटे के मुताबिक इतिहास बताएगा कि गद्दार कौन था। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इस बयान के बाद कई तरीके की अटकलें लगने लगी। डीएनए मित्रों, मादुरो की गिरफ्तारी के पीछे उनके किसी भरोसेमंद सुरक्षाकर्मी का हाथ बताया जा रहा है। निकोलस मादुरो किसी भी जगह पर 2 दिन से ज्यादा नहीं रुकते थे और पिछले 6 महीने में कई बार ऐसा हुआ जब उन्होंने 4 से 5 घंटे बाद ही अपने ठिकाने को बदल लिया। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इससे पता चलता है कि मादुरो के किसी बहुत ही नजदीकी ने यह जानकारी लीक की थी। एक मीडिया रिपोर्ट में यह दावा भी किया गया कि वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति रही डेल्सी रोड्रिगेज ने मादुरो को धोखा दिया। उन्होंने कुछ महीने पहले कतर में अमेरिकी अधिकारियों से सीक्रेट मीटिंग भी की थी। हालांकि डेल्सी रोड्रिगेज पर मादुरो के बेटे ने भरोसा जताया। डीएनए मित्रों, मादुरो की गिरफ्तारी को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी चर्चा हुई। कोलंबिया के अनुरोध पर बुलाई गई आपात बैठक में रूस और चीन ने अमेरिकी कार्रवाई की कड़ी निंदा की। रूस ने अमेरिका की कार्रवाई को सशस्त्र आक्रमण करार दिया और मादुरो और उनकी पत्नी को तुरंत रिहा करने की मांग की। दूसरी तरफ चीन ने अमेरिका की कार्रवाई को एकतरफा, अवैध और दबाव बनाने वाले बताया, लेकिन अमेरिका ने रूस और चीन की दलीलों को खारिज कर दिया। अमेरिका के मुताबिक उसकी कार्रवाई ड्रग तस्करी और नार्को टेररिज्म के खिलाफ। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के साथ जो ट्रंप ने किया, उसकी आलोचना दुनिया भर में हो रही है। रूस और चीन जैसे ट्रंप विरोधी देशों के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी हैशटैग ट्रंप हिटलर ट्रेंड कर रहा है।
सोशल मीडिया पर कोई कह रहा है जिस तरह हिटलर ने 1930 में पूरी दुनिया को अस्थिर कर दिया था, ठीक उसी तरह ट्रंप भी 21वीं सदी की दुनिया को अस्थिर कर रहे हैं। कहने वाले तो ये तक कह रहे हैं कि ट्रंप सिर्फ नाम के रिपब्लिकन है, उनकी असली तासीर तो हिटलर का फांसीवाद है। अब हम आपके सामने इसी तुलना का विश्लेषण करने जा रहे हैं ताकि आपको पता चल सके आखिर क्यों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कदमों और शख्सियत को हिटलर जैसा माना जा रहा है। अगर आप दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिटलर की सैन्य रणनीति को देखेंगे तो उसने सबसे पहले जर्मनी के पड़ोसी देश पोलैंड पर हमला किया। ठीक इसी तरह ट्रंप ने भी अपने विस्तारवाद का निशाना उस वेनेजुएला को बनाया जिसकी समुद्री सीमा अमेरिका के साथ लगती है। हिटलर के हमलों के पीछे एक बड़ी वजह कोयले के भंडारों पर कब्जा करना था, क्योंकि उस दौर में कोयला ही ऊर्जा का सबसे बड़ा सोर्स था। ट्रंप की नजर वेनेजुएला के तेल भंडारों पर है, क्योंकि आज के दौर में तेल ही ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। हिटलर ने थर्ड राइच यानी ग्रेटर जर्मनी का नारा देकर पूर्वी यूरोप में विस्तारवाद को बढ़ावा दिया। तो यहां पर ट्रंप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन यानी अमेरिका को महान बनाने का नारा देकर लैटिन अमेरिका में अमेरिकी प्रभुत्व यानी विस्तारवाद को आगे बढ़ा रहे हैं। यह एक विडंबना ही है कि जिस अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी से लड़कर हिटलर का आतंक खत्म करने में योगदान दिया, आज उसी अमेरिका के राष्ट्रपति की तुलना हिटलर से की जा रही है। हिटलर ने जिस तरह कथित राष्ट्रवाद की आड़ लेकर जर्मनी को दूसरे विश्व युद्ध में झोंका था, उसी तरह ट्रंप भी अमेरिकी राष्ट्रवाद को कथित आधार बताकर अमेरिका समेत दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ले जा रहे हैं। आज ट्रंप और हिटलर की सामरिक नीतियों को भी एक समान ही करार दिया जा रहा है। इन नीतियों का भी हम विश्लेषण करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको वो शब्द गौर से देखना चाहिए जो कभी हिटलर के भाषणों में सुना जाता था और आजकल ट्रंप के बयानों में सुनाई देता है। अंग्रेजी भाषा का यह शब्द वर्मिन, जिसका अर्थ होता है गंदा कीड़ा। हिटलर अधिकतर उसकी आलोचना करने वाले जर्मन अखबारों के लिए यह शब्द इस्तेमाल करता था, जबकि ट्रंप ने बार बार यह शब्द अमेरिका में मौजूद अपने राजनीतिक विरोधियों के लिए इस्तेमाल किया है। यानी आरोपों के मुताबिक सिर्फ सोच नहीं बल्कि हिटलर और ट्रंप की भाषा में भी समानता नजर आती है। अगर इतिहास में आपकी रुचि रही है तो आपको पता होगा कि हिटलर एक जिद्दी इंसान था, यानी अगर उसके मन में कुछ आया तो वो सही और गलत का फर्क नहीं करता था। ऐसा ही ट्रंप भी कई मौकों पर कर चुके हैं। मिसाल के लिए ट्रंप के टैरिफ को ही देख लीजिए। अमेरिका में एक बड़े तबके ने इसे गलत माना था, लेकिन जिद्दी ट्रंप ने टैरिफ लगाने की ठानी और उसे पूरा करके भी दिखाया। वो अलग बात है कि अमेरिका को खुद टैरिफ की मार सहनी भी पड़ी, लेकिन जिद्दी ट्रंप को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे हम आपके सामने ट्रंप और हिटलर की मिलिट्री पॉलिसी यानी सैन्य नीतियों में समानता का विश्लेषण करने जा रहे हैं। 20वीं सदी में जर्मनी के औद्योगिक क्रांति का इस्तेमाल करके हिटलर ने बड़े पैमाने पर हथियारों का निर्माण शुरू कर दिया था। ठीक उसी तरह ट्रंप ने भी अमेरिकी नौसेना के लिए बड़े कारखाने लगाकर नौसेना के विस्तार पर मोहर लगा दी है। उस दौर में लीग ऑफ नेशंस को आज के संयुक्त राष्ट्र की समकक्ष संस्था माना जाता था। हिटलर ने लीग ऑफ नेशंस को नजरअंदाज करके हमलों को अंजाम दिया, तो ट्रंप ने भी वेनेजुएला पर संयुक्त राष्ट्र के बयानों और अपीलों को नजरअंदाज कर दिया और हमला करके मादुरो को अगवा कर लिया। डीएनए मित्रों, सोशल मीडिया पर ट्रंप और हिटलर की तुलना से जुड़ा नैरेटिव फैल रहा है, लेकिन हम ये साफ कर देना चाहते हैं कि हमारा विश्लेषण किसी नैरेटिव से प्रभावित नहीं है। हम ठोस तथ्यों के आधार पर आपको बता रहे हैं कि ट्रंप और हिटलर एक समान क्यों नजर आते हैं। अगर आप हिटलर का इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पन्नों में एक शब्द बार बार नजर आएगा। यह शब्द है एसएस यानी शूट्स्टाफेल। हिटलर ने जर्मन पुलिस के जवानों को मिलाकर एसएस नाम की एक यूनिट खड़ी की थी। ट्रंप ने अपने प्रवासी विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए नेशनल गार्ड्स की लगातार तैनाती की है। हिटलर की एसएस आम लोगों को टॉर्चर करने के लिए बदनाम थी, जबकि ट्रंप के नेशनल गार्ड्स गरीब और मजदूर प्रवासियों को टारगेट कर रहे हैं। डीएनए मित्रों, हालांकि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कुछ बड़े शहरों में ट्रंप के नेशनल गार्ड्स वाले प्लान को झटका लगा है, लेकिन आज भी राजधानी वॉशिंगटन से लेकर कई बड़े शहरों में नेशनल गार्ड्स तैनात हैं। जिस तरह हिटलर ने यहूदियों को निशाना बनाया था, कुछ उसी तर्ज पर ट्रंप भी प्रवासियों को अमेरिका से बाहर निकालने पर तुले हुए हैं। हिटलर और ट्रंप के शासन में भी कुछ ऐसी समानताएं हैं जिनको नकारा नहीं जा सकता। अब हम आपको यही समानताएं दिखाने जा रहे हैं। हिटलर की सरकार में उसके इर्द गिर्द ऐसे लोग रहते थे जो उसके बहुत करीबी थे। इसी तरह ट्रंप सरकार में भी ट्रंप के बिजनेस सहयोगियों से लेकर उनकी वंदना करने वालों की भरमार है। हिटलर ने योग्यता के बिना अपने करीबियों को अहम पद दिए थे। इसी तरह ट्रंप सरकार में
स्टीव विटकॉफ जैसे किरदार शामिल हैं जिनके पास कूटनीति की कोई योग्यता नहीं है, लेकिन वो सीरिया और यूक्रेन जैसे मुद्दों पर ट्रंप के विशेष प्रतिनिधि बने हुए हैं। एक जैसी विस्तारवादी नीतियां, एक जैसी जिद्दी शख्सियत, एक जैसी जुबान और एक जैसी आदतें। अब आप ही तय कीजिए कि ट्रंप और हिटलर की जो तुलना की जा रही है वो कितनी सही है या कितनी गलत। इस विश्लेषण के अंत में हम आपको ट्रंप और हिटलर की वो तुलना दिखाने जा रहे हैं जो खुद ट्रंप के एक करीबी ने की थी। ट्रंप के ये सहयोगी हैं अमेरिका के वर्तमान उपराष्ट्रपति जेडी वेंस। वर्ष 2016 में जेडी वेंस का एक मैसेज लीक हो गया था। इस मैसेज में अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने लिखा था, मैं कई बार सोचता हूं कि अगर ट्रंप की सनक हमारे पूर्व राष्ट्रपति निक्सन जैसी होती तो भी सह लिया जाता, लेकिन उनकी सनक देखकर लगता है कि वो अमेरिका के हिटलर। ट्रंप का अभी एक बयान भी आया है। उन्होंने कहा है, आई एम किंग, मैं राजा हूं। आप समझ सकते हैं ट्रंप का अहंकार कहां पहुंच गया है। वो कह रहे थे उन्होंने धरती पर किसी भी इंसान से ज्यादा बोइंग बेचे हैं। वो एक अवार्ड का जिक्र कर रहे थे जो उनको मिला, सेल्समैन ऑफ द ईयर। डीएनए में हमने आपको कई बार ट्रंप पर विश्लेषण करते हुए कहा है कि ट्रंप में प्रेसिडेंट वाले लक्षण नहीं हैं, सेल्समैन वाले लक्षण हैं। ट्रंप ने कहा कि कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता, कोई हमारे आसपास भी नहीं टिकता। ट्रंप कहते हैं धरती पर सबसे शक्तिशाली, आधुनिक और जानलेवा सेना अमेरिका के पास है। अपनी ताकत पर इतना गुरूर भी सिर्फ हिटलर को ही था, या फिर अब ट्रंप को है। ट्रंप की हिटलर जैसी नीतियां अमेरिका को किस दिशा में ले जाएंगी, इसे लेकर अभी कुछ साफ साफ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ट्रंप के कदमों ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हलचल मचा दी है। इस हलचल का सीधा असर चांदी और सोने के भाव पर पड़ा है। सोमवार को चांदी का भाव 2,46,390 रुपए प्रति किलोग्राम था, जबकि मंगलवार को यह भाव ऊपर चढ़कर 2,53,000 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया। सोने के भाव में भी प्रति तोला तकरीबन 600 रुपए का उछाल आया। माना जा रहा है कि दुनिया में अस्थिरता का माहौल बढ़ता देखकर निवेशक सोने और चांदी जैसे सुरक्षित माने जाने वाले निवेश की तरफ जा रहे हैं। अगर वेनेजुएला या फिर किसी और लैटिन अमेरिकी देश को लेकर ट्रंप का सख्त रुख आगे भी कायम रहा तो निवेशक सोने चांदी पर ज्यादा पैसा लगाएंगे, लेकिन उसका विपरीत असर उन शेयर बाजारों पर होगा जहां से यह पैसा निकाला जाएगा। डीएनए मित्रों, ट्रंप ने अभी दिए जो बयान है उसमें माद्रो को लेकर भी बड़ी बात कही है। आज उन्होंने ये बता दिया कि माद्रो के डांस से उन्हें क्यों इतनी दिक्कत हुई। ट्रंप के मुताबिक माद्रो उनकी कॉपी कर रहे थे, उनके डांस की नकल कर रहे थे। मित्रों, अब हम ट्रंप के डबल स्टैंडर्ड का विश्लेषण करेंगे। डीएनए मित्रों, ट्रंप ने माद्रो पर ड्रग्स तस्करी के आरोप लगाते हुए उनके देश से उनको अगवा कर लिया। अमेरिका की अदालत में माद्रो के खिलाफ नार्को टेररिज्म का केस चल रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं जिस आधार पर ट्रंप ने माद्रो के खिलाफ एक्शन लिया, उसी से उलट जाकर अमेरिका ने एक पड़ोसी देश के पूर्व राष्ट्रपति को आरोपों से मुक्त किया है। मित्रों, आप अपनी स्क्रीन पर जो दो तस्वीरें देख रहे हैं, ये दो अलग अलग देशों के पूर्व राष्ट्रपति हैं। एक है वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस माद्रो और दूसरे होंडुरास के पूर्व राष्ट्रपति जुआन ऑरलैंडो हर्नांडेज। देश दोनों में कई समानताएं हैं। माद्रो और हर्नांडेज दोनों को उनके मुल्क से गिरफ्तार करके अमेरिका लाया गया। माद्रो और हर्नांडेज दोनों पर अमेरिका में ड्रग्स की तस्करी करने के आरोप लगे। माद्रो और हर्नांडेज दोनों पर ही ड्रग कार्टेल यानी ड्रग तस्कर गैंग्स के सहारे से गहरे रिश्ते होने के आरोप लगे। माद्रो को भी हर्नांडेज की तरह अमेरिकी अदालत में पेश किया गया, लेकिन इन दोनों में एक बात अलग है। माद्रो हाथों में बेड़ियां पहने अदालत में पेश होने जा रहे हैं और हर्नांडेज अदालत में आज से आजाद होकर के अब वापस आ रहे हैं। मित्रों, माद्रो और हर्नांडेज पर आरोप एक जैसा है, लेकिन एक ही अदालत में पेशी तो एक को आजादी क्यों मिल गई? आगे हम इस सवाल का जवाब विस्तार से देने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको विस्तार से बता दें कि होंडुरास के राष्ट्रपति पर कितने गंभीर आरोप लगे थे और उन्हें क्या सजा सुनाई गई थी। हर्नांडेज और पर अमेरिका के में 400 किलो से ज्यादा कोकीन भेजने की साजिश रचने का आरोप है। उन पर ड्रग तस्कर एल चापो से $1 मिलियन की रिश्वत लेने के आरोप लगे। हर्नांडेज को अप्रैल 2022 में गिरफ्तार करके अमेरिका लाया गया। मार्च 2024 में उन्हें 45 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन हर्नांडेज ने नवंबर 2024 में ट्रंप को चापलूसी भरा एक खत लिखा, जिसमें उन्होंने ट्रंप की जमकर तारीफ की, साथ ही खुद को बेकसूर बताया। और आखिरकार ट्रंप ने 3 दिसंबर पर उन्हें सारे दोषों से मुक्त कर दिया। ट्रंप ने दलील दी कि हर्नांडेज के साथ अन्याय हुआ है। ट्रंप का कहना है कि हर्नांडेज की आजादी अन्याय को सुधारने के लिए थी, लेकिन इसे राजनीतिक सौदेबाजी माना जा रहा है। क्यों ऐसा करके ट्रंप लैटिन अमेरिका के एक और देश को
अब अपने काबू में कर लेते हैं। यानी मित्रों, जिस वक्त ट्रंप ने होंडुरास के पूर्व राष्ट्रपति को अमेरिकी जेल से आजाद करने का ऑर्डर दिया, उस वक्त होंडुरास में चुनाव चल रहे थे। इसका असर यह हुआ कि उनकी पार्टी चुनाव जीत गई। हर्नांडेज भले ही राष्ट्रपति नहीं बने, लेकिन मौजूदा सरकार ट्रंप समर्थक है। यानी ट्रंप ने बिना हमला किए, बिना तख्ता पलट किए एक देश पर अपना वर्चस्व कायम कर लिया। कुल मिलाकर ट्रंप को पूरे लैटिन अमेरिका पर कब्जा चाहिए। अब इसके लिए वो किसी को अगवा करें तो किसी को वो आजाद कर रहे हैं। दरअसल ट्रंप का कोई स्थायी स्टैंडर्ड नहीं है। वो अपना फायदा देखकर स्टैंडर्ड बनाते हैं, फिर उसे बदल देते हैं। इसलिए आज ट्रंप के लिए जो स्टैंडर्ड होता है वो कल नहीं होता है। सिर्फ ट्रंप ही ऐसा नहीं करते हैं, यूरोपीय देश भी अपने फायदे के लिए यही काम करते हैं। मित्रों, ट्रंप और यूरोप का डबल स्टैंडर्ड आर्थिक लाभ हानि को देखकर तय होता है, लेकिन बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार धर्म देखकर अपनी कार्रवाई का स्टैंडर्ड तय कर रही है। यहां हिंदुओं को दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया गया है। कट्टरपंथी धर्म देखकर चुन चुन कर हिंदुओं की हत्या कर रहे हैं। बांग्लादेश में जिंदा रहने के लिए हिंदुओं से जजिया कर वसूला जा रहा है। इसलिए आज हम बांग्लादेश के नए औरंगजेब मोहम्मद यूनुस के जजिया वाले मॉडल का विश्लेषण करेंगे। पूर्ण कट्टरपंथी इस्लामिक पहचान को सुनिश्चित करने के लिए बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है। मोहम्मद यूनुस के मुल्क में हिंदू होना इतना बड़ा अपराध है कि हिंदू होने भर से सड़क पर लिंचिंग हो सकती है, सिर में गोली मारी जा सकती है, घर में आग लगाई जा सकती है। 318 साल पहले औरंगजेब के राज में हिंदुओं की जो स्थिति थी, वही स्थिति आज 2025 में अब तो जो है वो बांग्लादेश में हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में बांग्लादेश के जेसोर जिले में हिंदू पत्रकार और व्यापारी राणा प्रताप बैरागी को दिन दहाड़े 3 गोलियां मारकर गला रेत दिया गया। उनका अपराध यही था कि वो हिंदू थे। नरसिंहदी जिले में किराना व्यापारी मोनी चक्रवर्ती की धारदार हथियारों से हमला करके हत्या कर दी गई। उन्होंने बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा पर चिंता जताने का अपराध किया था। उनसे कट्टरपंथियों ने जजिया टैक्स मांगा। सही सुना आपने, जजिया टैक्स, वही टैक्स जो औरंगजेब के राज में हिंदुओं से वसूला जाता था। कट्टरपंथियों ने कहा था जजिया टैक्स दो, नहीं तो मार देंगे। मोनी ने जिंदा रहने के लिए जजिया टैक्स तो दे दिया, लेकिन जान नहीं बच पाई क्योंकि वो हिंदू थे। यानी मित्रों, अपने आक्रोश को नियंत्रित कीजिएगा, क्योंकि अब जो हम बताने जा रहे हैं वो जघन्य अपराध नहीं, पाशविकता की पराकाष्ठा है। खुलना में एक हिंदू विधवा महिला से सामूहिक बलात्कार किया गया, उसके बाल काटे गए और पेड़ से बांध दिया गया। ये वही औरंगजेब वाला नफरती मॉडल है जो एक असहाय स्त्री को भी इसलिए प्रताड़ित करता है क्योंकि वो हिंदू है। कुरीग्राम जिले में महिला जिला आयुक्त अन्नपूर्णा देवनाथ को धमकी मिल रही है। अन्नपूर्णा ने जमाते इस्लामी के उम्मीदवार का नामांकन रद्द कर दिया था। उसके पास गैर कानूनी तरीके से ब्रिटेन और बांग्लादेश की नागरिकता थी। जमात के कट्टरपंथी अन्नपूर्णा को जान से मारने की अब धमकियां दे रहे हैं। धार्मिक विद्वेष, असहिष्णुता, नफरत जैसे शब्द इस पाशविक प्रवृत्ति की पहचान बताने में समर्थ बिल्कुल भी नहीं है। यह हिंदुओं का नरसंहार है। सोचिए, जिंदा रहने के लिए आज के समय में जजिया टैक्स वसूला जा रहा है, पैसा देने पर भी हत्या की जा रही है। समझिए, बांग्लादेश में कट्टरपंथ का मीटर इतना हाई हो गया है कि वहां सिर्फ हिंदू होने पर जान जा सकती है। पिछले 3 हफ्ते में 6 हिंदुओं की बर्बर हत्या कर दी गई। राणा प्रताप बैरागी, मानी चक्रवर्ती, खोकन दास, अमृत मंडल, विजेंद्र विश्वास, दीपू चंद्र दास, ये वो हिंदू हैं जो कट्टरपंथियों की नफरत के शिकार हुए। ये अपराधी नहीं थे, गुंडे बदमाश नहीं थे, ये बांग्लादेश के सम्मानित नागरिक थे, लेकिन मुसलमान नहीं थे। इसलिए नफरत से भरे कट्टरपंथियों ने इनकी जान ली। डीएनए मित्रों, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और विद्वान अमर्त्य सेन ने कहा है कि लोकतंत्र केवल बहुमत के शासन के बारे में नहीं है, अल्पसंख्यक समूहों के अधिकारों और हितों की रक्षा के बारे में भी है। लेकिन बांग्लादेश में लोकतंत्र बचा कहां है? यहां तो सिर्फ कट्टरपंथियों का तंत्र है। यह तंत्र चुन चुन कर लोग यानी हिंदुओं की हत्या कर रहा है, ठीक वैसे ही जैसे औरंगजेब के राज में होता था। इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया जैसा दमनकारी कर लगाया। बांग्लादेश के नए औरंगजेब मोहम्मद यूनुस के राज में कट्टरपंथी हिंदुओं से जजिया वसूल रहे हैं। औरंगजेब ने शरिया कानून लागू कर हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया। बांग्लादेश में भी कट्टरपंथी ईशनिंदा का दुरुपयोग कर हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। औरंगजेब ने काशी, विश्वनाथ, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि समेत हजारों मंदिर तोड़े। बांग्लादेश में 2 साल में 152 से ज्यादा हिंदू मंदिरों पर हमला किया गया।
औरंगजेब के राज में हिंदू धर्मगुरुओं और सामाजिक नेताओं की चुन चुनकर हत्या की गई। जबरन हिंदू महिलाओं की शादी मुसलमानों से कराई गई। बांग्लादेश में भी हिंदुओं की लक्षित हत्या की जा रही है। हिंदुओं को चुन चुनकर मारा जा रहा है। हिंदू महिलाओं से रेप किए जा रहे हैं। जैसे औरंगजेब के राज में हिंदुओं की सुनवाई नहीं होती थी, ठीक वैसे ही बांग्लादेश में आज के औरंगजेब मोहम्मद यूनुस के राज में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की सुनवाई नहीं हो रही। इसीलिए कहा जा रहा है कि नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस आज के औरंगजेब बन गए और ये बहुत ही शर्मनाक है। डीएनए मित्रों, बांग्लादेश में जमाते इस्लामी के साथ मिलकर औरंगजेब मॉडल की स्थायी बनाने की कोशिश में जुटे मोहम्मद यूनुस को झटका लग सकता है। बांग्लादेश में 12 फरवरी को होने वाले चुनाव से पहले एक ओपिनियन पोल आया है। इसमें तारिक रहमान की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी सबसे आगे दिखाई दे रही है। सर्वे के मुताबिक करीब 70% मतदाता बीएनपी के पक्ष में नजर आ रहे हैं। जमाते इस्लामी को केवल 19% समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। शेख हसीना सरकार के खिलाफ हुए छात्र आंदोलन से उभरी नेशनल सिटीजन्स पार्टी को सर्वे में सिर्फ 2 से 2.5% ही समर्थन दिखाई दे रहा है। यानी बांग्लादेश में जमाते इस्लामी को सत्ता दिलाने का मोहम्मद यूनुस और पाकिस्तान का प्लान फेल होता नजर आ रहा है। डीएनए मित्रों, बांग्लादेश फिलहाल कट्टरपंथ की आग में झुलस रहा है। जमाते इस्लामी के नेतृत्व में कट्टरपंथी बांग्लादेश का चरित्र बदलने की साजिश रच रहे हैं। कट्टरपंथियों का यह वैचारिक वैश्विक नेटवर्क एक सूत्र में बंधकर काम करता है। जरूरी नहीं कि ये आपस में कनेक्टेड है। हाँ, ये वैचारिक तौर पर जरूर जुड़े रहते हैं। इनका लक्ष्य एकदम साफ होता है। पहले ये सद्भाव, भाईचारे, शांति की मीठी मीठी बातें करते हैं और जैसे ही अपने अनुकूल मौका देखते हैं बांग्लादेश जैसा नरसंहार करते हैं। इतिहास में इसके कई उदाहरण हैं। अब मैं ऐसे ही शाब्दिक छल की जो ये छल करते हैं उनकी वैचारिक मरम्मत करेंगे। मित्रों, देश में एक संगठन है जमीयत उलेमा हिंद। देवबंदी विचारधारा से जुड़ा यह संगठन खुद को मुस्लिम उलेमा यानी इस्लामी विद्वानों का संगठन बताता है। देश भर में इसके मदरसे हैं। देवबंदी विचारधारा से जुड़े संगठन की सोच कैसी होती है आप समझ सकते हैं। मित्रों, इस संगठन के मुखिया अरशद मदनी ने महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम में नफरत की राजनीति को देश के लिए खतरा बताया। इस तर्क पद्धति को समझिए। एक तरफ मौलाना कह रहे हैं कि नफरत की राजनीति देश के लिए खतरा है, लेकिन उसके बाद यही मौलाना यह भी कह रहे हैं कि मजहब के नाम पर जान देना शहादत है। समझिए, मौलाना अरशद मदनी नफरत की राजनीति के खिलाफ जो हुंकार भर रहे हैं वो शुद्ध शाब्दिक छल है। यह बौद्धिक प्रपंच है। मौलाना नफरत को देश के लिए खतरा बता रहे हैं, लेकिन मजहब के नाम पर शहादत की बात कर लोगों को भड़का रहे हैं। इसे नफरत फैलाना ही कहते हैं। मौलाना शांति और भाईचारे की बात कर रहे हैं, लेकिन धर्म के नाम पर मरने मारने की बात भी कह रहे हैं। इसे भी नफरत का प्रचार करना ही कहा जाता है। अल्पसंख्यक खतरे में है, अल्पसंख्यकों के अधिकार सुरक्षित नहीं है, यह कहना आजकल सबसे बड़ा फैशन है। खुद को कथित प्रोग्रेसिव दिखाने के लिए आजकल यह नारा जोर शोर से बुलंद किया जाता है, लेकिन जिस मंच से मौलाना अरशद मदनी से नफरत को देश के लिए खतरा बताया, उसी मंच से कैसे उन्होंने देश के बहुसंख्यक समुदाय को धमकी दी, इसे भी आज आपको बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए। अब समझिए, भाईचारा, शांति, आपसी प्रेम, ये सब शाब्दिक आडंबर है, ये दिखावा है। इसी शाब्दिक आडंबर के नीचे कट्टरपंथ की वैचारिक हिंसा को छिपाया जाता रहा है। सोचिए, जो व्यक्ति नफरत को देश के लिए घातक बता रहा है वही ये कह रहा है कि अगर अल्पसंख्यक एकजुट हो गए तो बहुसंख्यकों का क्या होगा। अब इसे नफरत नहीं कहा जाए तो फिर क्या कहा जाए। ये उच्च दर्जे का बौद्धिक शातिरपना है। इसका प्रमाण आज 15 मिनट वाले बयान के लिए कुख्यात रहे अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी दिया। डीएनए मित्रों, सुनिए आज आंध्र प्रदेश विधानसभा में अकबरुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा। यह सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है नफरत फैलाने का। हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। कोई भी एक ठेकेदार नहीं है इस मुल्क का कि वो कह दे कि हम इस मुल्क के हैं, दूसरे इस मुल्क के नहीं है। ये मुल्क सबका है। ये मुल्क हिंदू का है, ये मुल्क मुसलमान का है, ये मुल्क ईसाई का है, ये मुल्क पारसी का है, ये मुल्क गॉड अल्लाह भगवान को नहीं मानने वाले का भी है। एक मुहावरा आम बोलचाल में अक्सर प्रयोग होता है, मुंह में राम बगल में छुरी। यानी बाहर से भले ही दिखना, भला भला दिखना, लेकिन अंदर से कुछ और होना। सोचिए, जो अकबरुद्दीन ओवैसी हिंदुओं के सफाई के लिए 15 मिनट की छूट मांगते हों,
जो अकबरुद्दीन ओवैसी मंच पर खड़े होकर भीड़ के सामने कहते हो अगर 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा दिया जाए तो हम 100 करोड़ हिंदुओं को अपनी ताकत दिखा देंगे, आज वो नफरत के खिलाफ भाषण देंगे, नफरत को देश के लिए हानिकारक बता रहे। मित्रों, इस शाब्दिक आडंबर से सावधान रहने की आवश्यकता है। शांति, भाईचारा, नफरत विरोधी अभियान, ऐसे शब्द खास तौर पर अपनी कट्टरपंथी वैचारिक चालाकी को छिपाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। मित्रों, आज हम आपसे कहेंगे कि जो भी लोग ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, पहले उनका इतिहास खंगालें। जरूर उनके अतीत की किताब में कट्टरपंथ का एक बड़ा पन्ना जरूर मिलेगा। मित्रों, मौलाना अरशद मदनी और अकबरुद्दीन ओवैसी जिस नफरत को हानिकारक बता रहे हैं, उसी नफरत का हिंसक प्रदर्शन नेपाल के बीरगंज में उनके वैचारिक बंधुओं ने किया। यहां हालात इतने बिगड़े कि धारा 144 लगानी पड़ी। देखिए कैसे बीरगंज में नफरत के जहर से संक्रमित कट्टरपंथियों ने पथराव किया। देखा आपने कैसे सपरिवार एकजुटता के साथ पथराव हो रहा है। महिलाएं भी पीछे नहीं है। जानते हैं पत्थरबाजी वाले इस नफरत का सार्वजनिक प्रदर्शन क्यों हुआ? क्योंकि किसी ने सोशल मीडिया पर एक विवादित वीडियो डाल दी। वीडियो में मस्जिद में तोड़फोड़ की अफवाह थी। इससे पहले कि प्रशासन जांच करता, घटना की सच्चाई सामने आती, हाथों में पत्थर लिए कट्टरपंथियों की हिंसक भीड़ सड़क पर उतर आई। मित्रों, जो पथराव कर रहे हैं वो मुस्लिम हैं, नेपाल में अल्पसंख्यक हैं। सोचिए, एक अफवाह पर ये शहर को जलाने पर उतारू हो गए। ये कट्टरपंथी अगर बहुसंख्यक होते तो क्या होता? इसका प्रमाण बांग्लादेश में मिल रहा है। हमारे देश में भी ऐसी घटनाएं थोड़े दिन के अंतराल पे होती रहती है। मित्रों, कट्टरपंथ सिर्फ धार्मिक नफरत का ही बाई प्रोडक्ट नहीं है, यह वैचारिक नफरत और वैचारिक हिंसा का भी हथियार है। देश की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जेएनयू में इसी वैचारिक कट्टरपंथ और नफरत का घृणित प्रदर्शन हुआ। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में सोमवार रात कुछ कथित उदारवादी छात्रों ने अपने विरोध को स्वर देने के लिए मर्यादा की लकीर लांघ दी। टुकड़े टुकड़े गैंग के वैचारिक वंशजों ने देश के प्रधानमंत्री के लिए बहुत ही आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया। ऐसे नारे नफरती लगाए जो हम आपको सुनवा नहीं सकते। जेएनयू के छात्र अपनी बौद्धिक और तार्किक शक्ति के लिए देश भर में जाने जाते हैं, लेकिन उसी यूनिवर्सिटी में विरोध के नाम पर जो कुछ हुआ वो वैचारिक नफरत का साक्ष्य बन गया। वैसे ये पहली बार नहीं है जब जेएनयू में लोकतांत्रिक अधिकार और प्रदर्शन के नाम पर नफरत का प्रदर्शन हुआ हो। आपको याद होगा, इसी जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग ने प्रदर्शन भारत विरोधी नारेबाजी की थी। भारत के टुकड़े टुकड़े करने की गूंज इसी जेएनयू में सुनाई दी थी और टुकड़े गैंग के इस देश विरोधी चरित्र को जी न्यूज ने ही दुनिया के सामने उजागर किया था। मित्रों, वैचारिक विविधता लोकतंत्र को जीवंत करती है, लेकिन जब यह विविधता कट्टरपंथ का शिकार हो जाए, दिग्भ्रमित हो जाए और कथित उदारवादी सोच से संक्रमित हो जाए, तो वही होता है जो जेएनयू में हो रहा है। इन कथित उदारवादियों ने जेएनयू को नफरत की प्रयोगशाला बना दिया। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर जेएनयू को देश विरोधी नारेबाजी का केंद्र बना दिया। कथित तौर पर 5 जनवरी 2020 को कैंपस में हुए हमले की 6ठी बरसी के मौके पर विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। इसी दौरान साबरमती हॉस्टल के बाहर विवादित नारेबाजी हुई। इस नारेबाजी का 35 सेकंड का वीडियो वायरल हो रहा है। मित्रों, जेएनयू के कथित लिबरल और टुकड़े टुकड़े गैंग के इतिहास को देखते हुए इस विवादित नारेबाजी के तार उमर खालिद और शर्जिल इमाम से जुड़ रहे हैं। समझिए, सोमवार के दिन ही सुप्रीम कोर्ट ने उमर और शर्जिल को जमानत देने से इनकार कर दिया और देर रात जेएनयू में नारेबाजी हो गई। जेएनयू प्रशासन ने जो आधिकारिक बयान जारी किया है उसके मुताबिक शुरुआत में यह जमावड़ा सिर्फ 5 जनवरी की बरसी मनाने तक सीमित था, लेकिन उमर खालिद और शर्जिल इमाम की जमानत याचिकाओं पर आए न्यायिक फैसले के बाद कार्यक्रम का लहजा अचानक बदल गया। यानी दंगे की साजिश रचने वाले और नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करने का ऐलान करने वाले उमर खालिद और शर्जिल इमाम के समर्थन में जेएनयू के कथित लिबरल्स ने विवादित नारेबाजी की। ये एक सोची समझी साजिश थी। जेएनयू प्रशासन की अपील पर दिल्ली पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया है। विवादित नारेबाजी करने वालों की पहचान की जा रही है। मित्रों, नफरत का प्रदर्शन सिर्फ जुबान पर टुकड़े टुकड़े और हमें चाहिए आजादी के नारे लगाने वाले ही नहीं करते, या हाथों में पत्थर लिए लोग ही नहीं करते। कई बार कानूनी दांवपेच और प्रशासनिक फैसलों के जरिए भी सनातन विरोधी नफरत को आकार दिया जाता है। ऐसे ही एक फैसले को आज मद्रास हाईकोर्ट ने झटका दे दिया। मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने मदुरै पहाड़ी पर दरगाह के पास दीप स्तंभ पर दीप जलाने की इजाजत दे दी। जस्टिस जी जयचंद्रन और जस्टिस के रामकृष्णन की बेंच ने दीप जलाने के सिंगल बेंच के फैसले को बरकरार रखा। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है
कि दीप जलाने के मुद्दे को राजनीतिक रंग दिया गया है। यह लंबे समय से चली आ रही धार्मिक परंपरा से जुड़ा मामला है। कोर्ट ने कहा कि जिला प्रशासन को इस मामले को समुदायों के बीच संवाद और समन्वय के आधार के रूप में देखना चाहिए। कार्तिकेय दीपम पर्व के दौरान पहाड़ी पर बने पत्थर के स्तंभ पर दीप जलाने के सनातन धर्मियों के अधिकार पर स्टालिन सरकार ने रोक लगा दी थी। स्टालिन सरकार के फैसले के खिलाफ हिंदू संगठन कोर्ट गए। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने सनातन धर्मियों को दीपम की अनुमति दी, लेकिन स्टालिन सरकार ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए फैसले पर अमल नहीं किया। सनातन धर्मियों को रोकने के लिए एकल पीठ के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की गई। इतना ही नहीं, सनातन धर्मियों के पक्ष में फैसला सुनाने वाले जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन को हटाने के लिए संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान महाभियोग प्रस्ताव भी दिया गया था। डीएनए मित्रों, अब हम जिस खबर का विश्लेषण करने वाले हैं वो सीधे आपके वोट के अधिकार से जुड़ा हुआ है। आज उत्तर प्रदेश में एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट जारी हो गई। यूपी में करीब 3 करोड़ वोटर्स के नाम कट गए। ध्यान से सुनिएगा, उत्तराखंड, झारखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्यों में जितने वोटर नहीं हैं, उतने वोटर सिर्फ यूपी में वोटर लिस्ट से अब बाहर हो गए। लखनऊ में तो 1/3 वोटर के नाम अब लिस्ट से बाहर हैं। शिकायतें आनी शुरू हो गई हैं। कहा जा रहा है जानबूझकर नाम काटे गए हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने तो धमकी दी है, एक किस्त भी जारी कर दी है। इसलिए आज हम यूपी की एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट का डीएनए टेस्ट करेंगे। मित्रों, यूपी में करीब 52 दिनों तक मतदाता सूची का शुद्धिकरण हुआ। 2 बार डेडलाइन बढ़ाई गई। आज जाकर निर्वाचन आयोग ने एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट जारी कर दी। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इस ड्राफ्ट लिस्ट में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। उत्तर प्रदेश में पहले 15 करोड़ 44 लाख वोटर थे, जो अब 12 करोड़ 55 लाख बच गए। इसका अर्थ यह है कि एसआईआर में 18% वोट कट गए। मित्रों, ये जो 8 करोड़, ये जो 2 करोड़ 89 लाख वोट हटे हैं, इनमें से 2 करोड़ 17 लाख कहीं और शिफ्ट हो गए। 25 लाख 47 हजार वोटर ऐसे थे जिन्होंने यूपी में ही 2-2 विधानसभा क्षेत्रों में अपना नाम लिखवाया था और 46 लाख 23 हजार वोटर्स का निधन हो चुका है। 6 जनवरी से 6 फरवरी तक लोग अपना नाम इसमें जुड़वा सकते हैं। अगर वैध दस्तावेज रहने के बाद भी आपका नाम कट गया है तो आप फॉर्म 6 भरकर अपना नाम जुड़वा सकते हैं। नए मतदाताओं को भी फॉर्म 6 भरना होगा। तो ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, विदेश में रहते हैं और नाम जुड़वाना चाहते हैं तो फॉर्म 6 से भरना होगा। अगर नाम हटवाना है तो फॉर्म 7 भरना होगा। निवास बदलना है या सुधार करवाना है तो फॉर्म 8 भरना होगा। निर्वाचन आयोग का कहना है कि ऑब्जेक्शन और क्लेम ऑनलाइन कर सकते हैं। हम आपको सुनाते हैं यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने क्या क्या कहा। आज जब हम आलेख्य प्रकाशन कर रहे हैं, ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पब्लिश कर रहे हैं, तो उसके बाद 1 महीने की अवधि है जिसको हम दावा एवं आपत्ति अवधि बोलते हैं, क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस पीरियड। ये 6 जनवरी से आज से दावा आपत्ति लोग दे सकते हैं। वो 6 फरवरी तक ये दावा आपत्ति का पीरियड रहेगा। डीएनए में अब आज का संदेश। जिंदगी में सोच का अंधेरा रात के अंधेरे से ज्यादा खतरनाक होता है, इसलिए जिंदगी में चिंता नहीं, चिंतन करें। डीएनए में अब आपको जय हिंद कहने का समय आ गया है। जय हिंद। डीएनए में कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।